जय हिंद। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार और लवण। तो देखिए, अम्ल, क्षार और लवण से पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं। बच्चों, अगर आप चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हाई स्कूल के सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। इस चैनल पर आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को दूर भी किया जाएगा। इस चैनल पे आपको और भी क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, पीडीएफ मिलेंगी। एग्जाम के समय में आपको एग्जाम के समय में आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा और रिवीजन भी कराया जाएगा। जितने भी आज तक के आए हुए प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को हम रिवीजन कराएंगे। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चों को लाभ मिल सके। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार और लवण। अगर आप इसके पहले चैप्टर नहीं देखे हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। हमने पढ़ना चालू किया है, आज पहली बार हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या, अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल, क्षार और लवण कहते किसे हैं, पहले नॉर्मल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम समझ सकते हैं उसको समझ लीजिए। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में अम्ल हम किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टा हो। क्षार किसे कहेंगे, जो स्वाद में कड़वा हो। और लवण किसे कहेंगे, जो अम्ल और क्षार से बनता है, अर्थात जो उदासीन क्रिया होती है वही कहलाता है लवण। अम्ल और क्षार के मिलने से बनने वाला जो होता है उसे हम लवण कहते हैं, अर्थात वह उदासीन होता है। तो इस तरीके से अगर नॉर्मल शब्दों में हम समझे तो अम्ल वह होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, क्षार वह होता है जो स्वाद में कड़वा होता है, और लवण वह होता है जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनता है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये परिभाषा केवल कुछ ही शब्दों के लिए सही है, बाकी हर वैल्यू के लिए सही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को इसका अच्छे से समझना है कि अम्ल कहते किसे हैं, अम्ल के कौन कौन से भौतिक गुण हो सकते हैं, अम्ल के कौन कौन से रासायनिक गुण हो सकते हैं, इन सब को आज हम लोग समझेंगे। तो पहले हम सब समझते हैं अम्ल के विषय में। तो देखिए, अम्ल के विषय में समझते हैं। अम्ल जो है बच्चों, अम्ल, ये अम्ल, अम्ल को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में एसिड। अम्ल जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा का शब्द क्या है, एसिड से बना है, एसिडस, एसिडस। अम्ल लैटिन भाषा का शब्द है, किससे बना है, एसिड से बना है, एसिडस। और एसिडस का अर्थ होता है सोर, और सोर का मतलब बच्चों होता है खट्टा। लैटिन भाषा में एसिडस का मतलब होता है सोर, यानी एसिडस का अर्थ क्या होता है, सोर, और सोर का मतलब खट्टा। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं, नॉर्मल सी परिभाषा के अनुसार है ये। अम्ल किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अम्ल किससे बना है, एसिड से बना है, और एसिड के एसिडस, लैटिन भाषा का शब्द एसिडस से बना है। एसिडस का अर्थ क्या होता है, सोर, और सोर को अगर हम हिंदी में बात करें तो सोर को हम लोग कहते हैं खट्टा। तो आपसे यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि अम्ल किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। अम्ल किससे बना है, तो एसिडस से बना है। एसिडस का अर्थ क्या होता है, एसिडस का अर्थ होता है सोर, और सोर का मतलब हिंदी में कहेंगे तो खट्टा। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे। लेकिन ये परिभाषा 100% ट्रू नहीं है। जितने भी खट्टे चीज आप देखते हैं, जैसे नींबू हो गया, नींबू के अलावा और संतरा हो गया, करौदा हो गया, आंवला हो गया, ये सब क्या है, खट्टे हैं। और जितने भी खट्टे होते हैं, इन खट्टे पदार्थों में एक विटामिन पाया जाता है जिसका नाम होता है विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी। जब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बायोलॉजी, तो वहां देखेंगे विटामिन सी के विषय में। विटामिन सी किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है।
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी? स्कर्वी। ये नॉर्मल था इसीलिए यहाँ बता दिए। तो अम्ल कहते किसे आपको बता दिए। अम्ल किस भाषा का शब्द हमने आपको बता दिया। अम्ल में शोर का अर्थ क्या है? खट्टा। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इससे कौन सी बीमारी, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी, ये देख लीजिए हम। तो अम्ल के विषय में अब हम देखते हैं अम्ल की परिभाषा वैज्ञानिकों ने क्या दिया है, इसको समझते हैं। चलिए इसको अगर उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं। देखिए एक वैज्ञानिक हुए हैं आर्हेनियस। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस ने कहा था अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अर्थात आर्हेनियस ने कहा था अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है? अम्ल की परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार, अम्ल की परिभाषा अम्ल की परिभाषा किसके अनुसार बच्चों? आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की क्या परिभाषा है? अगर कोई पूछ ले तो आपको बताना क्या है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं, ध्यान से सुनिए आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन देते हैं। यानी अम्ल कैसे पदार्थ होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और इन्होंने ये भी कह दिया था कि H+ आयन के अतिरिक्त कुछ नहीं देते। यानी H+ आयन के अतिरिक्त, देखिए यहाँ अगर पावर में प्लस माइनस लग जाए तो उसका मतलब होता है आयन। तो H+ आयन के अतिरिक्त कुछ नहीं देते, अतिरिक्त कोई भी धनात्मक मान नहीं हो सकता। यानी H+ के अतिरिक्त कोई भी धनात्मक वैल्यू, धनात्मक मान नहीं हो सकता, कोई भी धनात्मक आयन नहीं हो सकता। तो आप बोलेंगे क्या परिभाषा? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की क्या परिभाषा है? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घोलने के पश्चात जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ आयन के अतिरिक्त जलीय विलयन में कोई भी धन आयन नहीं देते। माने H+ आयन के अतिरिक्त कोई भी धनात्मक आयन नहीं देते, अतिरिक्त कोई धनात्मक आयन नहीं देते। ये था परिभाषा, कोई धनात्मक आयन नहीं देते, आयन नहीं देते। तो आप ध्यान से समझ लीजिए अम्ल किसे कहते हैं आर्हेनियस के अनुसार? तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और H+ आयन के अतिरिक्त कुछ दूसरा धन आयन नहीं देते हैं। तो ये हो गया आर्हेनियस के अनुसार। इस पे हम कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे HCl है, HCl में जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहां से बन जाएगा H+ आयन और Cl- आयन। ये पहला एग्जांपल हुआ, दिख रहा है पूरा स्क्रीन में? ठीक है, दिख रहा है बच्चों। तो H+ आयन और क्या हो जाएगा? जैसे HNO3 हो जाएगा। ये भी देखिए HNO3, HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है। इसे H+ आयन और प्लस NO3- आयन में टूट जाएगा। तीसरा अगर हम लिखें तो इसके अलावा H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ये भी 2H+ आयन और प्लस SO4- आयन,
ये देता है। तो अम्ल आपने देख लिया, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन के अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं देते। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन के अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं देते। आपने 2-3 एग्जाम्पल देख लिया, H2SO4 देख लिया, एक और देख लीजिए, इसे H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। एक और होता है बच्चों CH3COOH। यहाँ लास्ट वाला H जो है H+ आयन में टूट जाएगा, ये रिवर्सिबल कर दीजिए ऐसे, यहाँ भी रिवर्सिबल, ये हो जाएगा H+ आयन, ये वाला H हमने यहाँ लिख दिया, और प्लस CH3COO- आयन। तो ये हो गया अम्ल की परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार, और उस पे आपने कुछ एग्जाम्पल लिख लिया। ये हो जाएगा अम्ल और अम्ल की परिभाषा किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इसको मिटा के हम लोग इसका एक परिभाषा और देख लेते हैं। अब जब H+ आयन देगा तो वैज्ञानिकों को कुछ करना नहीं पड़ा। अब आर्हेनियस के सिद्धांतों का ही प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे प्रूफ करना चालू किया। अब क्या क्या प्रूफ करना चालू किया उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, पहले ही एक वैज्ञानिक ने कह दिया कि जो H+ आयन होता है बच्चों, वह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। H+ आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। कहने का अर्थ क्या है कि हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में मुक्त रूप से नहीं रह सकता। हाइड्रोजन आयन जो अभी आपने देखा था HCl में, यही अभी आपने यही तो देखा था भैया कि HCl में H+ आयन और Cl- आयन ये टूट जाएगा, तो H+ आयन और Cl- आयन में, तो H+ आयन, ये जो H+ आयन है, ये हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में मुक्त रूप से नहीं रह सकता। इसलिए क्या करेगा, जल के साथ अपक्रिया कर लेगा या जल के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। यानी जो H+ आयन है, H+ आयन यह मुक्त रूप से नहीं रह सकता, स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। ये क्या करेगा, जिस जल में आपने घोला है H2O में, ये जल के साथ ही क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना देगा, H3O बना देगा, और प्लस, इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन ये, यानी कहने का अर्थ क्या है कि जो हाइड्रोजन आयन है जलीय विलयन में मुक्त रूप से नहीं रह सकता। यह जल के एक अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यही हमने बता दिया, हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, बनाता है। लेकिन अब ध्यान से इसको समझिए, कुछ वैज्ञानिक, अब यही देखिए आर्हेनियस के अनुसार ही सब चल रहा है। आर्हेनियस ने कहा कि जल में जब ये घुलेगा तो H+ आयन देगा, तो वैज्ञानिकों ने उनके ही परिभाषा को अपने भाषा में बोल दिया कि जो H+ आयन है यह स्वतंत्र रूप से जल में नहीं रह सकता, यानी कहीं जल में स्थिर रह ही नहीं सकता। ये घूमता टहलता रहेगा और हाइड्रोजन जल को ही अपना दोस्त बना लेगा। इतना खचरा है ये कि किसी न किसी को खोजता रहेगा, और जब मिला कुछ है नहीं जल में, तो जल के साथ ही क्या बना लेगा, संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो वैज्ञानिकों का अगला परिभाषा क्या देंगे कि जो हाइड्रोजन आयन होता है यानी H+ आयन होता है, वह जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो अम्ल की दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुल करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा दूसरा क्या हो जाएगा, परिभाषा नंबर 2, अम्ल, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर, जो जलीय विलयन में घुलकर
घुलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। आयन बनाते हैं, बनाते। इसको उतारिए, फिर हम एग्जांपल शायद नीचे नहीं आ पाएगा, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। इसका एग्जांपल आ जाएगा, फ्रेम में दिख रहा है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले कोई अम्ल लिखिए, जैसे आपने लिख दिया HCl, और ये हाइड्रोजन यानी जल के साथ जब अब क्रिया करेगा तो बना क्या देगा बच्चों, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस और प्लस। देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3। आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना देखिए जाके। 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन की संख्या 3, यहाँ हाइड्रोजन 3 है। ऑक्सीजन 1 यहाँ है, ऑक्सीजन 1 यहाँ है, बच गया क्लोरीन, तो क्लोरीन पे हो जाएगा निगेटिव चार्ज। ये हो गया संतुलित रासायनिक। देखिए क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 यहाँ है, हाइड्रोजन 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3, तो हाइड्रोजन 3 यहाँ, ऑक्सीजन 1 तो ऑक्सीजन 1। कंप्लीट रिएक्शन संतुलित है। आगे अगर हम और देखना चाहें एग्जांपल, तो जैसे एग्जांपल में और हो जाएगा HNO3 प्लस H2O, HNO3, देखिए HNO3 प्लस H2O, H2O, ये देखिए अभी आपको दिखाए थे HNO3, ये भी क्या है, अम्ल है, क्योंकि H प्लस आयन देगा, और जो H प्लस आयन देता है वही कहलाता है अम्ल। देखिए H प्लस आयन देगा, और जब वहां जल के साथ ये अम्ल क्रिया करेगा तो क्या दे देगा, हाइड्रोनियम आयन। अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल है ये, जल के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा हाइड्रोनियम आयन H3+O और प्लस हाइड्रोजन 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3, ऑक्सीजन 1, बच जाएगा NO3 माइनस, NO3 माइनस, और रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। और भी अगर आप एग्जांपल चाहें तो और भी लिख सकते हैं, CH3COOH, जैसे एसिटिक अम्ल यानी सिरका है, ये सिरके का सूत्र है CH3COOH, एसिटिक अम्ल, और इसको जब जल में घोलेंगे H2O में तो ये क्या बना देगा, ये इस तरीके से बनाएगा H3O प्लस प्लस CH3COO, CH3COO और माइनस, ये हो जाएगा बच्चों अम्ल वे पदार्थ है। ये हो जाएगा वैज्ञानिकों के अनुसार दूसरा परिभाषा, जो आर्हेनियस के रिजल्ट को ही यूज करके बनाया गया है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोनियम या जलीय विलयन के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। यहाँ आप देख लिए अम्ल है, जल है, घुल करके हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन। यहाँ अम्ल है, जल है, घुल करके हाइड्रोनियम आयन क्लोरीन। यहाँ भी अम्ल है और जल है, बना के हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन। ये था अम्ल की परिभाषा। अम्ल के जो 2 प्रकार की परिभाषा थी, दोनों परिभाषा को हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण। इसको उतारिए, तब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। अब हम देखते हैं अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण। अम्ल के 2 प्रकार के गुण हो सकते हैं, और पहला गुण होता है अम्ल के भौतिक गुण, और दूसरे गुण होता है अम्ल का रासायनिक। तो पहले हम लोग भौतिक और रासायनिक के विषय में समझ लेते हैं, क्या मतलब है भौतिक और रासायनिक का। देखिए भौतिक किसे कहते हैं, जो आपको बाहर से दिख जाए, जो आपको बाहर से दिख जाए वो भौतिक है, और जो आपको बाहर से न दिख पाए वो रासायनिक है। जैसे अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा, ये भौतिक गुण है। रासायनिक गुण उसके अंदर क्रिया, माने अब क्रिया होने के बाद क्या बदलाव हो रहा है, अब क्रिया के दौरान क्या क्या चीजें हो रही हैं, आप उस अभिक्रिया को घटित होते नहीं देख पाएंगे कि किस तरीके से घटित हो रही है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है तो आप उसको देख करके बता सकते हैं कि सुंदर है कैसा है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है वो नहीं बता सकते।
तो जो उसके मन में है वही कहलाता है रासायनिक, और जो बाहर से दिख रहा है वो कहलाता है भौतिक। तो अम्ल के दो गुण होते हैं, दो प्रकार के गुण होते हैं, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। तो अम्ल के भौतिक गुण हम पहले देख लेंगे, फिर रासायनिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण। अब अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है, चलिए हम लिख दे रहे हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे, ये हो गया। क्यों, इसको आप चेक करके बता सकते हैं। तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये जो इस पे स्टार लग रहा है, ये नीले लिटमस पेपर को, नीले को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरी बात, स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जल में घुल करके उष्माक्षेपी अभिक्रिया बनाता है। यानी जब अम्ल में जलीय विलयन को प्रभावित करेंगे तो ये उष्मा बाहर निकालेगा। यानी अम्ल वे होते हैं जो उष्माक्षेपी होते हैं। क्या, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी आपने इसके पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। उष्माक्षेपी वे अभिक्रियाएं होती हैं जो बाहर से उष्मा न देना पड़े, बल्कि इसके माने रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा बाहर निकले, उसे कहते हैं उष्माक्षेपी। और जिसको बाहर से उष्मा देना पड़े उसे हम कहते हैं उष्माशोषी। तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उष्माक्षेपी होते हैं। यानी जब इसको जल में घोलते हैं तो इससे उष्मा बाहर निकलती है। जैसे आपने देखा भी होगा, जब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में आप पानी को डालिए तो वहां से भाप बाहर निकलती है, यानी उष्मा बाहर निकल रही है। आपने देखा भी होगा ये। और क्या होगा, और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इतना आप लोगों ने देख लिया। ये है इसका भौतिक गुण। जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, आयन देते हैं। ये हो गया, ये अम्ल का कौन सा गुण हो गया, भौतिक गुण। तो अम्ल के भौतिक गुण स्वाद में खट्टे होते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जब ये अभिक्रिया घटित होती है तो इसमें से उष्मा बाहर निकलती है, अर्थात ये उष्माक्षेपी होते हैं। अब हम लोग इसको उतार लीजिए, तब हम करते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अम्ल के रासायनिक गुण। ये उतार लीजिए, उतार लिए होंगे आप। तो हम देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो अम्लों के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक, अम्ल के रासायनिक गुण। पहला गुण है बच्चों, पहला यहां लिख दे रहे हैं, हम लंबा बोलेंगे, आप सुनिए। अम्ल धातुओं के साथ, कुछ सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। फिर से सुन लीजिए, अम्ल, यहां हम लिख दे रहे हैं, 60 में लिख रहे हैं, अम्ल या फिर धातु। अम्ल क्या करते हैं, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बाहर निकालती है, यहाँ कुछ पदार्थ बनेगा और कौन सी गैस बाहर निकाल देंगे, हाइड्रोजन। ये है। तो इसको लिखेंगे आप कैसे, पहला गुण है रासायनिक गुण, अम्ल कुछ धातुओं के साथ, कुछ सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, कई बार पेपर में ये दिया है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है।
इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे आयरन एक धातु है, आयरन या Fe, और ये क्या करती है, आयरन एक धातु है, ये अम्ल के साथ क्रिया करके HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके साथ क्रिया करके ये क्या बनाती है, FeCl2 प्लस H2 गैस बाहर निकालती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो देखिए यहाँ Cl एक है, यहाँ Cl2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ 2 कर दीजिए, अब 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 Cl, और Fe एक है, Fe एक, क्लियर। तो ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए कि यहाँ देखिए अम्ल धातु मिला, धातु के साथ अम्ल मिला, अम्ल मिल करके हाइड्रोजन गैस क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा जब अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है। आसान है, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। अगला और देख लीजिए, जैसे एक आध एग्जांपल और हम लोग समझ लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे जिंक है, जिंक यानी जस्ता, और क्या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा, तब देखिए क्या बना देगा। जिंक चला जाएगा SO4 के साथ, तो ZnSO4 और प्लस यहाँ हाइड्रोजन गैस अकेले बच जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस बाहर। यहाँ ध्यान से देखिए, जिंक गया SO4 के साथ, जिंक और SO4 एक साथ हो गए, बच गया हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही, बाहर। यहाँ भी देखिए जिंक एक धातु है और H2SO4 अम्ल है, तो ये क्या है, ये दोनों की दोनों धातु हैं और ये क्या है, अम्ल है, और धातु और अम्ल मिल करके क्या बना दिए। यहाँ देखिए अंत में कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। यही हमने बताया है रासायनिक गुण नंबर 1 में कि जब धातुएं किससे क्रिया करती हैं, जब धातुओं के साथ, जब अम्ल धातुओं के साथ क्रिया या धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये हो गया कौन सा, अम्ल के रासायनिक गुण नंबर 1। अम्ल का रासायनिक गुण नंबर 2 हम लोग देखते हैं, पहले इसको उतारिए। अम्ल का दूसरा गुण है बच्चों, दूसरा गुण क्या है, अम्ल, देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी किससे किससे, अम्ल जो है, अम्ल यहाँ ये या तो धातु कार्बोनेट होगा, धातु कार्बोनेट, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या करता है, देखिए हम जिस हिसाब से बता रहे हैं आप याद करेंगे, बहुत अच्छे से याद होगा। अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाता है, तो यहां लिख देंगे अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, यानी ये वाला धातु कार्बोनेट, या यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण, जल और प्लस CO2 गैस बाहर निकालती है। ये हो जाएगा परिभाषा, रासायनिक गुण नंबर 2। अब बोलेंगे आप कैसे, तो अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर मुक्त करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बाहर मुक्त करती है, तो हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है कि जब धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा, और जब केवल धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा।
तो इस पे एग्जाम्पल हम देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे Ca एक कैल्शियम एक धातु है, CO3 कार्बोनेट है, तो धातु कार्बोनेट हो गया और उसी के साथ HCl एक अम्ल है। तो अब क्रिया करके ये क्या क्या बनाएगा, HCl ले लीजिए। अब देखिए क्रिया करके कौन कौन सी चीजें बनाएगा, इसको हम देखते हैं। अब देखिए क्रिया जब करेगा तो Ca यहाँ है, कैल्शियम एक धातु है, ये यहाँ है और Cl यहाँ है, तो बना देगा CaCl2 प्लस जल, लवण हो गया ये, जल H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर। अब यहाँ ध्यान से समझिए, कैल्शियम एक था, यहाँ भी एक है, क्लोरीन यहाँ एक है, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए। जब 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी 2, यहाँ क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सही है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है बच्चों, जबकि यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3, क्लियर है। कार्बन यहाँ कितने हैं, कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ 1 है, ये संतुलित हो गया। यहाँ देखिए धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल जब क्रिया करता है तो लवण बनाया, जल बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। एक और हमने बताया है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके ना, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके अम्ल क्या बनाता है, तो अम्ल तब भी लवण, जल और क्या निकलेगा बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं, CaHCO3 का होल ट्वाइस का CaCO3 का ट्वाइस प्लस कौन सी गैस, HCl, यहां बनाएगी क्या, देख लीजिए फ्रेम में दिख रहा है, नहीं बाहर हो गया, फ्रेम को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ठीक, ये अब दिखने लगा है ठीक से। चलिए HCl है, अब ये बना देगा, देखिए क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस बाहर। अब ध्यान से देखिए, तो ऑक्सीजन 2 यहाँ है, एक यहाँ 3 यहाँ 3 ऑक्सीजन, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 गुना 6 ऑक्सीजन। यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 यहाँ 4, और यहाँ है कितना ऑक्सीजन 6, तो यहाँ अगर 2 से कर दें तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, देखिए संतुलित करना है ठीक से। और यहाँ अगर 2 से कर दें तो 2 दूना 4 और ये 2 ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 2 दूना 4, एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 2 एक क्या 2, और यहाँ 1 3 ही है, और यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ 4, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन। आगे यहाँ कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, क्लोरीन यहाँ देखिए 2 है और यहाँ भी क्लोरीन 2 है, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। और ये है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। ये था अम्ल के रासायनिक गुण नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण नंबर 3। तीसरा गुण क्या है, अम्ल, तीसरा गुण है और ये अंतिम गुण है, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। ये तीसरा पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है अम्ल। अब यहाँ तीसरा क्या है, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो जैसे धातु ऑक्साइड में CaO, जब भी केवल O लग जाए तो उसका मतलब है ऑक्साइड, और धातु कैल्शियम धातु है, अम्ल मान लीजिए HCl है। अब ये करेगा क्या बच्चों, इस तरह बनाएगा CaCl2 और प्लस जल H2O। अब यहाँ संतुलित करिए, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, 2 से गुणा करेंगे 2 हाइड्रोजन,
क्लोरीन 2, 2 का गुणा क्लोरीन में 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ये हो गया। आगे एक और लिख लीजिए एग्जांपल, NaCO प्लस HCl, तो यहां बनेगा क्या, MgCl2 प्लस H2O। फिर से देखिए यहाँ हाइड्रोजन 1 है, 2 का गुणा करेंगे 2, अब ये संतुलित हो गया। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3, अम्ल का रासायनिक गुण नंबर 3। और यही 3 गुण है। 3 गुण आपको क्या क्या बता दिए कि पहला गुण हमने आपको बताया कि जब अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा। और जब अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करेगा तो ऐसी स्थिति में लवण और जल बनाएगा। ये था रासायनिक गुण अम्ल का। अब अम्ल के विषय में एक दो जानकारी और बच गई है, अम्लों का उपयोग, किस अम्ल का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो इसको उतारिए, फिर हम लोग देखते हैं अम्लों के उपयोग। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अम्ल के उपयोग। अम्लों के उपयोग, अम्ल का उपयोग। अम्ल के उपयोग में 3 अम्ल महत्वपूर्ण है, तीनों को हम लिख दे रहे हैं। एक है H2SO4, दूसरा है HCl, तीसरा है HNO3। देखिए, तो पहले हम ये तीनों के तीनों अम्ल महत्वपूर्ण है, इन तीनों अम्ल से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए फ्रेम में दिख रहा है, नहीं तो फ्रेम में नहीं दिख रहा है। ये तीनों अम्ल महत्वपूर्ण है और इन तीनों अम्ल से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप ध्यान से समझ लीजिए। पहला है H2SO4, दूसरा है HCl और तीसरा है HNO3। ये तीनों अम्ल से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले हम सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का बच्चों उपयोग हम करते हैं बैटरियों में। देखिए कार है ना, जितने भी बैटरी आप देखते होंगे, कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, या फिर आपके यहाँ मार्शल बोलेरो, इस सब में बैटरी लगती है और ये शीशे संचालक बैटरी होती है, उसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। यानी बैटरी में हम किसका प्रयोग करते हैं, इसका। तो H2SO4 का बैटरी में उपयोग किया जाता है, उद्योगों में उपयोग किया जाता है, उद्योग में, उद्योग धंधों में उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक के सामान को बनाने में भी किया जाता है इसी का उपयोग। अगला दूसरा है HCl। HCl का उपयोग हम कहाँ करते हैं, कपड़ा को रंगने में किया जाता है। कपड़ा अगर रंगना हुआ तो कपड़ा रंगने में HCl का उपयोग हम कपड़ा को रंगने में करते हैं। और हम HCl का उपयोग कहाँ करते हैं, HCl का उपयोग लोहे की चादरों को साफ करने में, लोहे के चादर को साफ करने में, साफ करने में। और सबसे महत्वपूर्ण है HNO3। याद करके रखना बच्चों, ये प्रश्न पूछता ही है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात इसमें है, पहली प्रॉपर्टी, इसे सोरे का अम्ल कहते हैं। पूछेगा आपसे प्रश्न, सोरे का अम्ल किसे कहते हैं, तो HNO3 को इसे सोरे का अम्ल कहते हैं। और सोरे का अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सोरे से बनाया जाता है, इसे सोरे का अम्ल कहते हैं। इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। HNO3 का नाम है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल। सोरे के अम्ल के अलावा इसका उपयोग हम सोने की शुद्धता, माने सोने और चांदी को शुद्ध करने में करते हैं। तो सोने व चांदी, देखिए सुनार जो होते हैं, सोने में काला या चांदी में जो काला रंग हो जाता है, जब उसको साफ करना होता है तो इसी HNO3 का उपयोग करते हैं। तो सोने व चांदी यानी आभूषणों को साफ करने में HNO3 का ही उपयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आभूषणों के शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है, शुद्ध करने में। तो हम सोने चांदी के आभूषणों को शुद्ध करने में HNO3 का उपयोग करते हैं। और उर्वरक में भी इसी का उपयोग किया जाता है, उर्वरक में। तो इतने प्रश्न थे
जो अम्ल से रिलेटेड बन सकते थे। आज हमने एक चैप्टर फिनिश कर लिया जिसका नाम है अम्ल। अगर आप चैनल पे नए हैं, ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके और चैनल भी ग्रोथ कर सके। तो आप देख लीजिएगा H2SO4 का उपयोग बैटरी में, H2SO4 का उद्योगों में, प्लास्टिक में और तेल शोधन में भी किया जाता है। HCl का कपड़ा को रंगने में, लोहे के चादरों को साफ करने में, HNO3 को सोरे का अम्ल कहते हैं। सोने व चांदी के आभूषण की शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग शोधन में किया जाता है और नाइट्रिक अम्ल का ही उपयोग हम उर्वरक में करते हैं। चलिए बच्चों, ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, ईमानदारी से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।